मीडिया क्या है, संचार तंत्र क्या है, संवाद करने के लिए संचार तंत्र है, सूचना देने के लिए मीडिया है। यही सिखाया जाता है आपको, सूचना एकत्रित करना और सूचना पहुंचाना, और वो सूचना पहुंचाने में आपका दायित्व कैसा हो, सजगता का हो, जिम्मेदारी भरा हो, संवेदनशील हो और सत्य हो, ईमानदारी के साथ किया गया और जस का तस पहुंचे। हमारे पूर्वजों में हम लोगों ने जैसी लोक संस्कृति को हमारे पूर्वजों ने सदियों सदियों बड़े परिश्रम मनोयोग के साथ सहेज के रखा। आप यदि उन परंपराओं को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि जो आप आज कर रहे हैं वो हमारे पूर्वजों ने किया और बड़ी जिम्मेदारी के साथ, सजगता के साथ किया। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। आप ये तो समझ रहे हैं कि किसी भी देश की, किसी भी समाज की यदि आपको उसको समझना है तो उसकी विरासत के ही जरिए समझ सकते हैं। और ये विरासतें दो तरह की होती हैं। एक विरासत है मूर्त विरासत, चित्रों में है, मूर्तियों में है, मंदिरों में है, स्थापत्य में दिखती है, देखकर समझी जा सकती है, जैसे अजंता एलोरा है, जैसे खजुराहो के मंदिर हैं। और एक है अमूर्त विरासत। अमूर्त विरासत वो है जो दिखाई नहीं देती लेकिन जिसका सबसे गहरा प्रभाव हम सबके ऊपर है, जो श्रुति परंपरा के द्वारा लोक कथाओं, लोक गीतों, लोक विश्वासों के आधार पर हम सबके बीच में चली आ रही है। और इसको संभालने का काम हमारे पूर्वजों ने बखूबी किया। एक मानवीय कौतूहल होता है, एक मानवीय मैं कहूँगी एक फितरत होती है कि जब हमारे पास सब कोई भी चीज़ बहुसंख्या में होती है तो हम उसके प्रति निर्मम हो जाते हैं, हम उसके प्रति लापरवाह हो जाते हैं। लापरवाह क्यों हो जाता है कि भाई बहुत है, चलो देख लेंगे। लेकिन हमारे पूर्वजों ने एक ऐसा समय देखा जहां पर उन्होंने सदियों गुलामी, पराधीनता में दूसरी संस्कृति और सभ्यता के साथ रहने की आदत डालना पड़ा। उनको विवशता थी और उस विवशता में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाई। वैसे जैसे आज आपको सिखाया जाता है कि जिम्मेदार पत्रकारिता क्या होती है, उन्होंने उस समय अपना जिम्मेदारी समझी। वो कह सकते थे कि भाई अब क्या करें, हम मर खप गए, मार देते हैं, वो हमको अपने विश्वासों को नहीं कायम करने, मंदिर नहीं जाने देते, हमारे मंदिर तोड़ दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन नहीं, उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला और दूसरे तरीके से इस पूरी हमारी जो परंपरा है उसको जो हमारी परंपरा है उसको उन्होंने बहुत दायित्वपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया। नई पीढ़ियों को बताया, सासों ने बहुओं को, भतीजों ने चाचाओं को, पूरे परिवार को एक साथ। और हमारी पूरी संस्कृति चूंकि वैज्ञानिकता की कसौटी पे कसी हुई थी तो उसका सरलीकरण करके लोक विश्वासों, लोक गीतों, छंदों, लोकगीतों, त्योहारों, पर्वों के अनुरूप उन्हें अपनी नई पीढ़ी को समझा दिया और सिखाया और पालन करने के लिए भी दबाव डाला, जोर डाला कि भाई इसका पालन अवश्य हो। और ऐसा करने के पीछे मंतव्य यही था कि संस्कृति बची रहेगी। ये पहली जिम्मेदारी है कि हमारे पूर्वजों ने, चाहे वो बड़ी बड़ी युद्ध हुए, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई, उनका वर्णन गाथा गायन, आल्हा और बिरहा की भांति, या हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनको एक लोकनायक मान के राम को और कृष्ण को उनकी गाथाएं गीतों के रूप में संस्कारों में डाल दी। और कुछ नहीं, हमारे संस्कार गीत हमारी पहचान थे, हमारी सबसे बड़ी विरासत थे। वो घरों में होता था,
उसके लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी, तो उनमें गीत के प्रतीक के रूप में राम और कृष्ण ढाल दिया, वरना कोई राम कृष्ण की किताबें थोड़ी थी, और मंदिर तो तोड़ दिए गए थे। आप जानते हैं इस बातों को। तो दायित्व और वहां पर अगली पीढ़ी को कैसे सौंपे, आज आप छाप के करते हैं, आज जैसे इस मीडिया के हम इस डिजिटल माध्यम से आ रहे हैं, पहले उन्होंने ओरल ट्रेडिशन जिसको हम बोलते हैं, श्रुति परंपरा और वाचिक परंपरा का सहारा लिया कि किताब जला देंगे तो जला देंगे, मंदिर तोड़ देंगे तो तोड़ देंगे, लेकिन जो हमने ज्ञान अपने बच्चों को दे दिया, जो उनके कंठ में चला गया, जो यहाँ बस गया, जो मुंह से निकल गया, उसको कैसे ले जाएंगे। इसीलिए वैदिक जितनी भी आज भी, यदि ऋग्वेद में वर्णित है कि सरस्वती की किनारे तट पे बैठ करके ऋग्वेद लिखा गया, वेदों की रचना हुई, आज सरस्वती नहीं है, लेकिन सारे प्रमाण इंगित करते हैं कि सरस्वती थी। तो वेदों की ऐतिहासिकता कब की है, और आज भी इतनी सभ्यताओं के आक्रमण, घर्षण, संघर्ष के बावजूद आज भी यदि हमारे पास वेद संरक्षित है, तो उसका बहुत बड़ा कारण पांडुलिपियां नहीं है, वाचिक परंपरा है कि वो हमारे परिवारों में, गुरुकुलों में संरक्षित रह गई। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो मुझे लगता है कि परंपराओं से सीखने वाली है सभी छात्रों के लिए, कि जिस चीज के पीछे आप लोग थोड़ा भी लापरवाही यदि जता देंगे, बता देंगे, आप कभी आंख बंद करके अपने पूर्वजों को सोचिएगा कि कैसे उन्होंने हजारों साल, जब न रिकॉर्डिंग की तकनीक थी, जब न लिखने की उतनी तकनीक थी, और ये लेखन की तकनीक और परंपरा भी कुछ चुनिंदा शास्त्रज्ञों के पास थी, जब हमारी संस्कृति को राज्याश्रय भी नहीं था, कैसे बचा के रखा। आज तो 40 साल में संस्कृति को बचाना संकट लग रहा है, कैसे बचा के रखा 1100 साल, 1200 साल उन्होंने। सिर्फ इसका जवाब ये नहीं हो सकता कि वाचिक परंपरा से बचाया, इसका जवाब ये कि वो बचाना चाहते थे और उन्होंने उसके लिए जप तप किया, बहुत सारे उन्होंने उसके लिए त्याग की, तपस्या की। घरों की स्त्रियों ने परंपराओं की एक लकीर खींच दी, ऐसा होता है, ऐसा ही होगा। यदि भारतीय संस्कृति में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये हमारे यदि मुनि कहते थे, तो घर की औरतों ने भी उसका लोक रूप अपना लिया। 4 स्त्रियां बैठी, पूजा हुई, माटी का आवाहन करके, माटी को लेकर के उसमें उसको चैतन्य किया, यानी जड़ से चैतन्यता का आवाहन किया। दूब को भी अनिवार्य कर दिया गणपति के पूजन के लिए, और जल से पूजन करके जब कथा करी खत्म, तो क्या कहा, जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे। ये वही है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो। ये नहीं है कि इनका अच्छा हुआ तो मेरा अच्छा हो। तो यानी उन्हीं परंपराओं को संरक्षित करने की इतनी अद्भुत सोच, इतनी अद्भुत दृष्टि कहीं भी आप देख लें। हमारे वसुधैव कुटुंबकम कहा गया, आज भी, आज चीन के साथ हमारी जब तनाव की स्थिति है पूरे देश में, ऐसे समय में कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम तो शांति के पक्षधर हमेशा से रहे, हम तो विश्व को एक परिवार मानते हैं। और ये विश्व कैसा विश्व है, ये ऐसा विश्व जहां लोकगीतों में हिरणी के भी दुख से व्याकुल होकर के गीत रच दिए मनीषियों ने, और परिवारों में नई परंपरा को कहा, भाई ये भी सीखो, ये गाओ। और ये गाना इसलिए अनिवार्य है कि तुमको ये याद रहे कि कभी एक हिरण को कष्ट हुआ था, तो तुम उत्सव मनाओ तो ये मत भूलना, उस हिरणी का तुम कष्ट याद रखना। जो एक सोहर है, छापक पेड़ छिउलिया तब पतवन गहिबर हो, तेही तर ठारी हरिणिया तब पानी बिनु हनुमान हो। यानी कि हिरण का वध कर दिया जाता है कि राम की छठी है, और हिरणी कौशल्या से जब राम की खाल मांगती है, हिरण की खाल मांगती है, तो कौशल्या हिरणी से कहती है, तुम जाओ अपने घर जाओ, इस खाल की तुम्हें खंजनी बनाऊंगी, मेरा नन्हा सा राम इस खंजनी को सुनकर बड़ा मगन होगा।
प्रसन्न होगा। और हिरणी दुखी होकर व्याकुल बहुत रोती हुई वापस आती है। सोचिए, हमारे यहाँ आज भी शिशु के जन्म में ये सोहर गाया जाता है, और ये गाया जाता है ये बताने के लिए कि भाई आप उत्सव मनाना, आप मंगल अपना मनाइए, लेकिन ये ध्यान करके कि दूसरे का अमंगल ना कर रहे। ऐसा वसुधैव कुटुंबकम है कि हमारे इतने मांगलिक अवसर पे भी हम इस करुण प्रसंग को अवश्य स्मरण करते हैं कि हिरणी की पीड़ा वो हमें अवश्य अपना उत्सव मनाते भी याद रहे। भारतवर्ष ऐसा देश है, और हमारी लोक संस्कृति की जो परंपराएं हैं इसको आगे वहन करने की ऐसी अद्भुत इसमें बिल्कुल अंकित मिश्रा कह रहे हैं जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन। अब ये हम लोग जब छोटे थे तो अपनी अम्मा से पूछते थे कि काहे कहती हो, तो अम्मा कहें कहा जाते हैं। अब ये कहा जाते मतलब ऐसा चलता आ रहा है, और कितनी अच्छी सोच है कि यदि एक दुखिया को उस कथा में सुखांत मिल गया है तो सबके साथ ऐसा हो। हम ये नहीं बनाते हमारे साथ ऐसा हो। तो सबसे अद्भुत लोक संस्कृति के 4-5 गुण हैं। एक तो संवेशी दृष्टि, एक एक को अपना समझना। ऐसे गीतों का वर्णन जहां पर स्त्री कोयल से सीधे संवाद कर रही है, कौशल्या सीधे कागा से बात कर रही है, जहां पर राम लक्ष्मण जा रहे हैं गुरु के संग मिथिला, और तोता आके मंडराता है कि अरे राम कहाँ जा रहे हो, सिंदूर खरीद लो, तुम्हारा तो ब्याह होने जा रहा है। और लक्ष्मण कहते तोते मैं तुम्हें मार डालूंगा, कैसी बात करते हो, मैं मुनि के संग भ्रमण को जा रहा हूँ, राक्षसों का वध करने आ रहे हो, भला भैया राम ब्याह करेंगे। और राम कहते नहीं, यदि तोता कह रहा है तो इसकी बात सुनो। और हंस करके एक सिंदूर बेचने वाली होती है, उससे सिंदूर खरीद लेते हैं, और तोता ये कहते उड़ जाता है कि खरीद लो, ये तुमको सौभाग्य बड़ा सफल होगा, लेकिन याद रखना कि बड़े दुख के दिन शुरू हो जाएंगे, तुम वन वन भटकोगे अपनी पत्नी को लेकर। गीत यही खत्म है। लेकिन वहां लक्ष्मण का टोकना, कह रहे क्यों आ गया, मैं इसको मारूंगा, और राम का कहना नहीं नहीं कुछ कह रहा है सुनो तो। ये हमारे पूर्वजों ने ऐसे गीत क्यों बनाए, जहां पर एक तोते का एक संदेश भी इतना महत्वपूर्ण है कि उस सूचना का महत्व है। और राम कहते हैं लक्ष्मण रुको, उस सूचना को लो। जैसे आपको सूचना के लिए कहा जाता है कि हर सूचना महत्वपूर्ण है, और राम त्यागी थे, राम विनीत भाव के थे, राम आज्ञाकारी थे, राम वीर थे, सब कुछ था। लेकिन राम कैसे थे कि राम हरेक का महत्व देते थे। किसी ने कुछ भी कहा तो उन्होंने सबकी सूचनाएं ली, तभी तो बलशाली रावण को हरा पाए। मीडिया में आपको ये बहुत बड़ी एक सीख दी जाती होगी कि आप जिम्मेदारी से एक एक छोटी सी सूचना का भी आपके लिए महत्व है। कौन सी न्यूज़ स्टोरी बन सकती है, कौन सी न्यूज़, कौन सी एक पंक्ति में आप शायद पूरी कहानी का महत्व खो रहे हो। ये इस लोकगीत से मिलता है, समझ में आता है। ब्याह का गीत है, अनेक आपको मैं ऐसे उदाहरण दे सकती हूँ। और मैं ज़रूर एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोग आज की तारीख में लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप जो लिखते हैं उसके प्रति आपका दायित्व है। और अब चूंकि पहले से बहुत अलग हो गया है लिखने पढ़ने का समय भी, प्रारूप, क्योंकि अब डिजिटल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म में आज फेसबुक पर भी लोग कुछ लोग बड़ा ही कालजयी रचनाएं लिख दे रहे हैं, बड़ा अच्छा विचार लिख दे रहे हैं। डिजिटलाइज हो गया अक्षर, कितना लोग पढ़ते हैं किताबों में, कागज़ कितना छूते हैं उंगलियों से अब नहीं मालूम। बहुत सारे लोग अब डिजिटल में देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। कहने का अभिप्राय है कि मैंने आपसे वाचिक परंपरा से शुरू किया था, कागज़ों से उतर के आज डिजिटल में आ गई हो, लेकिन प्रारूप नहीं बदला। भारत में विशेष रूप से मनुष्य एक बहुत जिज्ञासु और सामाजिक प्राणी है। उसे सूचनाओं का आदान प्रदान, साझा करना, खैर खबर लेना, कुशलता के समाचार लेना, ये अच्छा लगता है। इसका महत्व सदैव रहेगा, और इसलिए आप लोगों का महत्व सदैव रहेगा, और इसलिए आपका दायित्व बोध भी अधिक बड़ा है, बहुत बड़ा है। खासतौर पे आजकल के जब बात अपनी कहने के लिए 10 प्लेटफॉर्म है, ऐसे 10 प्लेटफॉर्म में क्या कहें, कितना कहें,
और कैसे कहें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जब अपने लोकगीतों को सुनती हूँ तो हतप्रभ रह जाती हूँ। क्या क्या बातें, क्या क्या चीजें उसमें कह दी गई, कैसी कैसी बातें हमारे पूर्वजों द्वारा संदेश के रूप में व्यक्त करी गई। और लोग कहते हैं, विकास धर द्विवेदी जी कह रहे हैं, वर्तमान संदर्भ में करुणा माई के गीतों को आप कैसे देखते हैं? मैं इससे कुछ ज्यादा कहूं उससे सबसे पहले तो आपको मैं एक बात कहना चाहूंगी। आप सबसे पहले इसमें भावना देखिए। माई कहना ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। हमारे यहाँ महामारी को भी माई कहा गया। शीतला माई, चेचक, कोई भी बीमारी माई बना लिया। माई को आदर से हम यदि जाने को कहेंगे तो माई चली जाएगी। माई प्रसन्न हो करके जाए, माई जाए, रुष्ट ना होके जाए, प्रसन्न हो करके यहां से विदा ले और जाए। तो ये आप समझ सकते हैं। आकाश रंजन जी किस वजह से रुष्ट हो गए? कमेंट सेक्शन बंद कर दीजिए जब पढ़ना ही नहीं है। भैया असल में होता ही है कि मैंने बोला है उनसे, अभी बात हुई है मेरी संजय द्विवेदी जी से कि अंतिम 10 मिनट 15 मिनट आप लोगों के प्रश्न उत्तर लूंगी। अभी मैं जो बोल रही हूँ धारा प्रवाह बोल रही हूँ, मेरे सामने कोई कागज नहीं है। तो यदि अभी मैं आपके तुरंत प्रश्न उत्तर लूंगी तो मेरे भी विचारों का प्रवाह टूटता है। जैसे राहुल कृपा साहू जी ने कहा है, न्यूज चैनल्स में एंकर्स के पहनावों पे प्रकाश डालने की कृपा करें। कौन सी संस्कृति है ये तो उनको सोचना है, उनके न्यूज चैनल को सोचना है। क्या ऐसा है क्या कि जब दूरदर्शन में साड़ियां पहनती थी तो समाचार कम देखा जाता था? ये देखा देखी बहुत कुछ करने का हमारे यहाँ परंपरा है, और देखा देखी करने के भेड़ चाल में सभी के सब प्रभावित हैं राहुल जी। तो मुझे तो कभी से नहीं पसंद आता। फिर भी जो पहनते हैं वो पहनकर कम से कम समाचार ठीक कहें, बिना किसी विद्वेष के कहें, बिना किसी दुराग्रह पूर्वाग्रह के कहें, तो मुझे लगता है ये सबसे अच्छा हो। लोकगीत में छेड़छाड़ किया जा रहा है, उस संदर्भ में थोड़ा प्रकाश डाले हैं। हालांकि अभी आज ये इस विषय का नहीं है, ये तो वैसे ही जैसे समाचार में छेड़छाड़ की जाए वैसे ही लोकगीत में छेड़छाड़ है। लोकगीत में छेड़छाड़ कैसे करेंगे और छेड़छाड़ से अभिप्राय क्या है? देखिए, कोई एक बेटी ब्याह करके गई ससुराल, और ससुराल जब वो गई तो वो जब विदा होकर गई तो अपने परिवार, अपनी विदाई के संग संग वो अपने गीतों को भी लेकर गई। अब वो वहां पर गाती है, वहां पर वो गाती है, वहां पता चलता नहीं ये गीत तो यहाँ ऐसे गाया जाता है, एक कड़ी और उसमें जोड़ दी जाती है, एक कड़ी हटा दी जाती है। गाने ऐसे ही बने हैं बहुत सारे गानों को, जैसे कि अब मैं आपको कितने गाने बताऊं कि मुझे यहाँ उन गानों में अंतरे अलग अलग दिखते, शब्द कहीं कहीं, जैसे रेलिया बहरन पिया को लिए जाए रे, उसमें हम लोग गाते जौने सौतनिया पे सैया मोरे रीझे, और बलिया में मैंने सुना जौने सौतनिया पे सैया मोरे आशिक। तो ये लोगों ने अपने हिसाब से जोड़ा, इसको छेड़छाड़ कहना उचित नहीं है, क्योंकि लोकगीत है। कभी लिखने की परंपरा भी आचार्य राम प्रकाश त्रिपाठी जी ने लिखना शुरू किया, उसके पहले तो कहीं पर संग्रहित भी नहीं किए गए, कंठों में थे। तो जिसने जैसे देखा, जैसे आपको मैंने हिरनी वाला भी सोहर जो बताया है, इस सोहर में भी आगे जोड़ दिया गया है। इसमें कहीं पर यह भी जोड़ा गया है कि हिरनी श्राप देती क्रोधित होकर के कौशल्या को कि जिस राम के प्रेम में तुम इतनी खोई हुई हो, याद रखना इस बात को कि जब तुम्हारा राम इसी हिरण की वजह से तुमसे बिछुड़ेगा और वन वन भटकेगा। और कौशल्या दुखी होकर रो करके हिरनी से क्षमा मांगती हैं, तो हिरनी कहती कि मैं श्राप तो दे चुकी, लेकिन मैं तुमको ये वरदान देती हूँ कि राम वापस अयोध्या लौटेंगे। तो ये मूल सोहर में नहीं है, लेकिन कहीं पर जो अभिव्यक्ति है उस पर तो कभी किसी की रोक नहीं, कभी किसी पुरखिन ने जोड़ दिया। तो एक ही सोहर के बहुत सारे प्रकार, तो इसको छेड़छाड़ नहीं मानेंगे। हाँ, सांगीतिक छेड़छाड़ जो है, धुनों की छेड़छाड़ है, अपने या किसी और देशकाल परिस्थिति के हिसाब से लोकगीत लिखे गए उसको किसी और अनुरूप डाल देना, ये बहुत एक मुझे लगता है वो छेड़छाड़ है, और वो एक अक्षम्य जुर्म है मुझे लगता है। नरेंद्र दुबे जी कह रहे हैं, लोक और स्त्री विमर्श पर है विषय, पत्रकारिता के सरोकार लोक को लेकर कैसे हो, आपकी क्या अपेक्षा? जी, यही विषय है।
और मैं इसी पर आ रही थी कि मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि हमारे पूर्वजों ने वो सरोकार कैसे बना करके रखे। आप आज लेख लिखते हैं, कि तुलसी जीवन के लिए क्यों अनिवार्य है। हमारे बुजुर्गों ने क्या किया, प्रसाद में तुलसी दल देने की परंपरा डाल दी। कुछ नहीं तो जल में ही तुलसी का दल डाल के वही प्रसाद में आचमन करके लेने की परंपरा डाल दी। आप आर्टिकल लिखिए, उन्होंने उसका एक तरीका ढूंढ लिया था लोगों को बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। वो भी अपने ढंग से मीडिया का काम कर रहे थे, लेकिन किस प्रभावशाली ढंग से किया कि सदियों तक वो मान्यताएं बनी रही। आज ये आप भी सोचिए, इस कार्यक्रम को देखने वाले भी सोचें कि क्या कारण है कि आज जब अपनी बात कहने के इतने माध्यम हो गए, लिख कर, पढ़ के, बोल के, सुनकर, रिकॉर्ड करके, तब क्या कारण है कि वे मान्यता, विश्वास खंडित हो रहे। जो हजारों साल में नहीं बदला, वो कैसे 30-40 साल में बदल रहा है। और यहां पर साथियों आपकी भूमिका आती है। अब मैं आ रही हूं आपके ऊपर कि मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि कल को आप बड़े बड़े संस्थान, प्रबंधन, बड़े बड़े जगह पे आप लोग काम करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है स्वतंत्र कार्य करें, और मेरी आप सबको हृदय से मन बधाई और शुभकामनाएं और आशीर्वाद है। और मैं जानती हूं कि आप सब लोग भोपाल में इतने प्रतिष्ठित संस्थान से, और जिनके नाम पर ये संस्थापित है, उनके आशीर्वाद से आप सब बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे सीनियर्स हैं जो इस बात के प्रमाण है कि वो लोग लीग से हट करके काम कर रहे हैं। मेरा अपना अनुभव, क्योंकि जब हम कार्यक्रम देते हैं तो बतौर एक कलाकार मेरी अपनी हमेशा से अनुभूति ये रही कि मंच पे या श्रोता या दर्शक 500 से लेकर 5000, 50,000 हो सकते हैं, लेकिन वही प्रस्तुति की खबर जब अखबार में पढ़ी जाती है तो लाखों तक पहुंचती है। और वहां पर कुछ गलत लिख जाना, मिसकोट कर देना, भ्रामक लिख देना, या ना लिखना, या लोक गीतों, लोक संस्कृति के प्रति थोड़ा सा सौतेला बर्ताव करना, ये कितनी बड़ी भूल और कितना हम लोगों को भारी पड़ सकती है, इसका एहसास हम लोगों को होना चाहिए। मेरी बहुत सारे ऐसे पत्रकारों से बात होती है जो कहते हैं कि अखबारों में जगह नहीं मिलती, 2 कॉलम की कहते हैं खबर बना दीजिए, और हम लोग उनसे कहते हैं कि भाई 2 कॉलम में तो ये पूरी चीज़ आएगी ही नहीं, लिखना पड़ेगा। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, इतना बहुत है। और ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि पत्रकारों के संग संग अखबार के मालिकों, एडिटर, ये सबकी संवेद जिम्मेदारी है कि आपके अखबारों में भारतीय लोक संस्कृति की कितनी जगह है, कितना स्थान है। मैं जब लोकगीत गाती हूँ मंच पे, तो मेरी आदत है कि मैं हमेशा उसके बारे में बता के गाती हूँ कि मैं क्या गा रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या गीत है, मेरे गीत के क्या मायने हैं। और कभी कभी कहीं कहीं पर बहुत सुखद अनुभव होता है, लेकिन कहीं कहीं बड़ा आश्चर्य होता है कि सिर्फ लिख दिया जाता है कि उन्होंने ये 2 चीजें प्रस्तुत की। उससे भी ज्यादा दुखद अनुभव सुन लीजिए बैक स्टेज जो कलाकारों के बतौर हम लोगों को होता है, वो ये कि ग्रीन रूम में मिलने के लिए आते हैं पत्रकार बंधु कि बस वो प्रेस में जा रहा है, आप जल्दी से बता दीजिए आप क्या गाएंगी। तो मैं उनका चेहरा देखने लगती हूँ कि मैं कैसे बता दूँ कि मैं क्या गाऊंगी, कुछ जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि बस टाइम हो गया प्रेस में जाने का, आप जल्दी लिख दीजिए। तो मैं कहती हूँ एक बात याद रखना कि मैं पीछे पड़ रहे तो बता देती हूँ, लेकिन ये चीज क्रिया से प्रतिक्रिया होती है। हो सकता है इसमें से मैं बहुत कुछ और भी गाऊं जो आप बोल रहे हैं वो ना गाऊं, तो फिर कल को तुम्हारे मालिकान तुम्हें हड़काएंगे कि ये सब तो गाया नहीं था, आप क्या लिख करके लाए, तो जवाबदेही तुम्हारी है। हमसे मत कहना गलत बताया, क्योंकि मैं तो मंच पे जाकर कोई और हो जाती हूँ।
यदि पानी मेरे गाते गाते पानी बरसने लगा तो फिर गए गाने पे, तो कजरी पे चलेगा। तो ये एक मुझे बहुत दुखद स्थिति लगती है कि जैसे निपटाना है तो लोग आ करके प्राय पूछते हैं जल्दी से बता दीजिए आप क्या गाएंगे, क्या गाएंगे, क्या गाएंगे, क्या गाएंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या गाएंगे वो उन विधाओं को तो बताएं, लेकिन उनको यदि आपने जब तक जिया नहीं है तो आप उनको अखबार में कैसे छापेंगे कि मैंने क्या बोला, क्या मेरे जो शब्द हैं वो मैं क्या बोल रही हूँ, क्या गा रही हूँ, उनको कैसे आप उसके साथ न्याय कर पाएंगे, कैसे लिखेंगे। जैसे कि आपको बताऊं, कभी कभी बोल के हम लोग गाते हैं कि कजरी सुना रहे हैं भारतेंदु जी की, कजरी सुना रही हूँ अंबिका दत्त व्यास जी की लिखी, या मैं बोल देती हूँ कि मैं झूला सुनाने जा रही हूँ जो कनक भवन में भगवान राम के लिए दास जी ने लिखा था। अगले दिन अखबार में इससे कोई मतलब ही नहीं होता, कुछ नहीं लिखा होता है। यही यदि कोई विद्वान व्यक्ति यदि वो पढ़ रहा हो, सामने सुन रहा हो और तो लिखेगा, और यदि सिर्फ एक शब्द जोड़ने से कि उन्होंने भारतेंदु जी की कजरी सुनाई, तो लाखों पाठक जो पढ़ रहे होंगे उन्हें समझ में आएगा कि हाँ, भारतेंदु जी ने कजरी भी लिखी थी और मालिनी जी ने जो लोक की चीजें गाती उन्होंने ये भी गाया। मैं कई बार अपने लोकगीतों के संग जुड़ी हुई कथा बताती हूँ, लेकिन संकट ये होता है बहुत सारे पत्रकार लाइव प्रोग्राम्स देखते ही नहीं। कार्यक्रम शाम को होते हैं, प्रेस का बहाना करके वो सब ये जा वो जा चुके होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मेरे संग अनुभव हुए हैं, और यहाँ मैं निश्चित रूप से 2-4 शहरों के तो पत्रकारिता के बारे में जरूर बताना चाहूंगी। मध्य प्रदेश की तो भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहती हूँ कि सांस्कृतिक कवरेज करने वाले जितने भी मध्य प्रदेश के जितने भी स्क्राइब्स हैं, पत्रकार, वो जानते हैं किससे मिलने आ रहे हैं, वो जानते हैं कि किस विषय पे बात करनी। ऐसे ऐसे अच्छे सवाल भी पूछते हैं, और आप अगले दिन रिपोर्टिंग पढ़िए, वो 8:30 पौने 9 बजे जब पूरा देख लेते हैं तभी जाते हैं। आपकी अगले दिन फोटो भी होती है और समझ में आता है कि आपने यदि मान लीजिए किसी गीत पे कुछ बोला, वो भी वहां पर उसकी टिप्पणी भी होती है। तो ये मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार पत्रकारिता है, क्योंकि मेरे जैसे कलाकार, मैं अपने बारे में कह सकती हूँ, बाकियों का तो ठीक है, सभी अपने ढंग से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने बारे में कह सकती हूँ कि मैंने लोक संगीत को, लोक संस्कृति को का गायन की जो विधा है उसको संवाद के लिए चुना है, कि मैं एक माध्यम बन जाऊं, कि मैं आपको बताऊं कि इन गीतों का अभिप्राय क्या है, कैसे कैसे कोई कलाकार, यदि मैं रेलिया बैरन गाया है और उस रेलिया बैरन में मैंने 4 पंक्ति बीच में रोककर ये भी गा दी कि रेलियो न बैरी जहाजियो न बैरी उही पैसवा बैरी हो, दिन पर दिन भरमाए पियवा के, अरे उही पैसवा बैरी हो। न रेल बैरी है न जहाज बैरी है, ये पैसा बैरी है जिसको कमाने के लिए मेरा पति परदेश चला जाता है। ऐसे ही एक और हमारी स्त्रियों ने परिकल्पना की और लिखा और कहा कि अरे नौ मन गेहुआ बरस भर खइबे, अरे अखिया में रखबे हुजूर को, परदेश न जइबे देव। जितना गेहूं है साल भर हम लोग खाएंगे तो भी नहीं खत्म होगा, आंखों में छिपा के रखूंगी, लेकिन अपने पति को परदेश नहीं जाने दूंगी। ये मैं रेलिया बैरन पिया को लिए जाए जो प्रवासन का गाना, माइग्रेशन का गाना, उसमें गाती हूँ, लेकिन कहीं कहीं सुखद आश्चर्य होता है जब भोपाल में, उज्जैन में, ग्वालियर में अगले दिन पढ़ती हूँ कि वो पंक्तियों को हूबहू किसी ने कोट कर दिया कि नहीं, ये प्रवासन का गाना गाते गाते स्त्रियों को ये भी मन था कि वो समझाती है कि जाओ मत, परदेश में क्या मिलेगा जो अपने देश में, यहाँ का अपना उपजाया गेहूं जिंदगी भर खाएंगे। और हमने देखा कोरोना में कैसे प्रवासी वापस लौट कर आए। ये जो दायित्व बोध है, ये हमारी पुरखी गीतों के माध्यम से इतनी सुंदरता से निभाती रही हैं। हम लोग उनको मंच पे पेश करने की कोशिश करते हैं, और बहुत सुखद अनुभूति होती है जब हम देखते हैं कि उसको लोगों ने नोटिस किया, उसको वैसे पेश भी किया। इसलिए सबसे बड़ी बात तो ये कि सांस्कृतिक रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं तो अध्ययन करके जाइए किसके बारे में है। कई बार हम लोग
शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम करते हैं तो ठुमरी में गई तो साथ में तानपुरा होता है, और अक्सर उसको लिखा रहता है कि मालिनी अवस्थी जी के साथ में सितार पे संगत की फला फलान है। तो तानपुरा भैया मेरे अलग चीज़ है, सितार एक अलग चीज़ है। तो ये जो बहुत भारी गलतियां हैं, दादरा है उसको अक्सर दादर लिख देना। दादर एक जगह है मुंबई में, दादरा एक ताल है, दादरा एक 6 मात्रे का छंद है और लोकगीत की झूमर जैसी एक विधा है। तो ये थोड़ी बहुत, मैं ये नहीं कहूँगी संगीत की पूरी जानकारी हो, लेकिन जब लिख या तो जानकार हो, अन्यथा किसी से पूछ लें। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी बनारस के, हमारे काशी के जो कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो सांस्कृतिक करते हैं, सब कलाकारों के मित्र हैं, प्रगाढ़ मित्र हैं। ऐसे मित्र हैं कि वो यदि कार्यक्रम आपका होने वाला 2 दिन पहले फ़ोन करेंगे और 2 दिन पहले ही पूछ लेंगे कि आप आ रही हैं, बहुत स्वागत है आपका, क्या क्या सुनाएंगी। कार्यक्रम मैंने कर लिया तो रात के 9 बजे भी मुझे पूछते हैं कि हम 3 चाची ने सुन पाए, चौथा आपने क्या गाया था। वो नहीं चाहते उनसे कोई त्रुटि हो, कि अगले दिन उनकी भी आंखों में शर्म बची रहे, कि अगले दिन कोई बनारसी उनको टोके ना कि भैया तू का लिख देला, सुन लेना ना ही का हो। तो ये एक मुझे लगता है कि बहुत जिज्ञासा और जिज्ञासा के संग दायित्व बोध जरूर रहना चाहिए कि कोई भी यदि कल्चरल रिपोर्टिंग के लिए जा रहा है तो कलाकार किसको सुनने जा रहे हैं, थोड़ा बहुत उसके बाद जिम्मेदारी। मैंने ऐसा भी देखा है कि मेरे बगल में एक शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े कलाकार और एक कॉरेस्पॉन्डेंट, एक पत्रकार आए और मुझे मेरे से पूछ रहे क्या गा रही, लिखते जा रहे, और उसके बाद मुझसे कह रहे हैं इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है। हम तो बिल्कुल काटो तो मेरे खून नहीं, क्योंकि वो सुन रहे थे और मैंने ऐसे करके बिल्कुल देखा कि मतलब हद है, कि मैंने मतलब मन तो आया कि पूछूं कि क्या पढ़ के नहीं आया था कि किसका कार्यक्रम है। कितना अपमानजनक है कि आप कलाकार का नाम नहीं जानते। शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े कलाकार थे और उन्हीं के सामने कह रहे हैं। ये थोड़ी से असंवेदनशीलता इस समय रिपोर्टिंग में आ गई है, और मैं आपके माध्यम से बड़े बड़े अखबारों को भी कहना चाहूंगी कि प्लीज याद रखिए, देश की पहचान उसकी संस्कृति से है, क्राइम रिपोर्टिंग से नहीं है। आप नाराज हुए किसी पत्रकार से तो जो बीट कल्चर की करता था उसको अगले दिन से आपने अपराध पकड़ा दिया या शहर के आपने मामले पकड़ा दिए। तो ये उसने बड़ी मेहनत करके 3 वर्ष में संस्कृति जाना है, कल्चरल के लोगों को जाना है, और उसके बाद आप उससे एकदम क्राइम की रिपोर्टिंग लेने लगे। ये किस प्रकार की जिम्मेदारी है, मुझे समझ नहीं आता। तो मैं ये कहना चाहूंगी आपके माध्यम से कि ये बहुत विस्तृत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी भूमिका है। आप जो लिखते हैं, आप जो कहते हैं, आप किसका महिमा मंडन करते हैं और किसको कितना सम्मान देते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, और या किसकी इज्जत धो देते हैं, कला ये आपके हाथ में होता है, इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आपको 2 अनुभव अपनी जिंदगी के बताना चाहूंगी। मैं थी करीब 18 साल की, लखनऊ में भातखंडे में सीख रही थी। यहाँ का लखनऊ का सबसे प्रतिष्ठित अखबार, वहाँ की सांस्कृतिक जो रिपोर्टिंग उस दौर में करते थे, उन्होंने मेरे संगीत, मैंने गाया मंच पे कार्यक्रम। सोचिए, ये बता रही हूँ आपको 86 की बात, 86 की बात। और उन्होंने सब कुछ लिखा और उसमें एक लाइन मेरी आलोचना में लिखी। एक नए उभरते कलाकार के लिए बहुत बड़ा झटका था। तो लेकिन मैंने हारना और रोना ये मेरी डिक्शनरी में नहीं। बुरा बहुत लगा, क्योंकि बड़े माने हुए पत्रकार थे, उनके कहने का मतलब था, और मुझे मालूम था कि मैंने गलत गाया नहीं था, अच्छा गाया था। बहुत आश्चर्य हुआ कि जब भातखंडे उस दिन यूनिवर्सिटी शाम को गई कॉलेज, तो जो उसके प्राचार्य थे, प्रिंसिपल थे, वो हमसे बोले अखबार पढ़े हो? तो हम कहें जी मामा पढ़े। बोले ज्यादा न सोचो, इनका हमारा मामला बहुत पुरान चल रहा है, दुश्मनी निकाले नहीं, भातखंडे के सबके बुराई लपेटे में तुमहू आई गई। तो मुझे हंसी आई और मुझे उनके बड़प्पन पर बहुत आदर हुआ आया कि उनको लगा कि एक युवा कलाकार कोई गा रहा है, उसकी अच्छी गायकी पे भी यदि कोई टिप्पणी हो गई है, उसका मन न टूटे, इसलिए उन्होंने मुझे पृष्ठभूमि दी। आज की तारीख में वो व्यक्ति मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट, मेरे फेसबुक के मित्र भी हैं,
और मैंने उनसे कभी इस बात की चर्चा नहीं करी, लेकिन आलोचना यदि है तो उसको मैंने यही सोचा कि मुझे और पकने की ज़रूरत है और अच्छा करने की ज़रूरत है। लेकिन उस दिन शाम को प्राचार्य माध्यम से ये समझ में ज़रूर आया कि पूर्वाग्रह या व्यक्तिगत यदि आपका कुछ दुश्मनी या व्यक्तिगत आपका कुछ कारण से आप रुष्ट हो गए किसी संस्थान से, किसी जगह से या किसी व्यक्ति से, तो वो पूर्वाग्रह से कैसे आपकी लेखनी भी इफेक्ट हो सकती है और वो लेखनी क्या कर सकती है, कितना मनोबल तोड़ सकती है, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो ये, और दूसरा अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये कि जब मैंने जुनून में गाया, तो जुनून के कार्यक्रम में रियलिटी शो था, उसमें मैं लोकगीत गा रही थी, फोक और फिल्म के बहुत सारे लोग गाने थे, और अचानक जितने हिंदी पट्टी के पत्रकार थे, मैं जरूर 4-6 लोगों का नाम आज लेना चाहूंगी इस माध्यम से, उन सब के मेरे पास फोन आए कि मालिनी जी इतना अच्छा लग रहा है कि आप वो गीत गा रही जो हमारी बुआ गाती थी, हमारी दादी गाती थी, और आप नेशनल प्लेटफॉर्म पे एक रियलिटी शो के मंच पे इनको लेकर गई, और हम चाहते हैं आपके ऊपर ये एक राइटअप किया जाए। ये फ़ोन मुझे भोपाल से आ रहे थे, दैनिक भास्कर से आए, भोपाल से आए, कानपुर से आए, मुंबई से हमारे जो अपने ओम प्रकाश जी हैं, ओम प्रकाश तिवारी जी, उन्होंने बम्बई में मेरे ऊपर इतना बड़ा एक पूरा राइटअप किया। उसके बाद जागरण से, दैनिक जागरण से मुझे विनोद शुक्ला जी थे उस समय, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई ये नाम मुझे याद बिल्कुल कर दिया, किसी ने अवध की चीज़ें और ये चीज़ें वहाँ पेश करी। दैनिक जागरण के पटना में जो अपने आनंद शुक्ल जी थे, फिर दैनिक भास्कर के रांची से लेकर के झारखंड, वहाँ पे लेकर के सब ने मुझे व्यक्तिगत फ़ोन शुरू कर दिए कि ये आप लोक संगीत पर इतना अच्छा काम कर रही हैं और हम चाहते हैं कि हम आपके ऊपर लिखें। तो मैं आज स्वीकार करती हूँ कि हिंदी पट्टी के, हिंदी के प्रभावी अखबारों ने मुझे छापा, मेरे इंटरव्यूज़ छापे, और कहीं ना कहीं लोकगीतों की बात को एक तरजीह दी, प्रमुखता दी, उसको एक पहचान दी। और इनमें से कुछ नाम बल्कि छूटे जा रहे हैं, इसमें प्रशांत मिश्र जी का नाम लूंगी, आशुतोष शुक्ला जी का नाम लेना चाहूँगी, अनंत विजय जी का भी मैं नाम इसमें लेना चाहूँगी, बहुत सारे लोग इसमें हैं, अपने अंकुश श्रीवास्तव जी हैं, संजीव द्विवेदी जी हैं, अपने रांची में तब अपने सदगुरु शरण जी तब वहाँ पर थे, बहुत सारे लोग हैं, और सबने छापा, और कहीं ना कहीं पे एक लोक संगीत को लेकर के मुझको एक पहचान मिली दोबारा से, और लोगों ने पढ़ा, और मैं उसके लिए बहुत ऋणी हूँ। और मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं सबको लगा कि अपने घर की बात थी, ये चीज़ सामने आनी चाहिए, लेकिन वो आई गई, बात खत्म हो गई। अब रोज नए कलाकार आ रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि ये दायित्व आप संवेद रूप से पूरी समग्र लोक संस्कृति के साथ निभाएं। आप इतने सारे अखबार हैं, मैं कहना चाहती हूँ क्यों नहीं कोई अखबार वाला एक कॉलम शुरू करता, मुझे कहे कि मैं तो आज आपके माध्यम से कहती हूँ, जागरण से कहती हूँ, भास्कर से कहती हूँ कि रोज एक कॉलम दे कि मैं एक लोकगीत की व्याख्या करके दूंगी, और जनता पढ़े कि वो गागर में सागर लोग हमारे पुरखे कैसे करते थे, कैसे उन्होंने इन चीज़ों को बताया और कैसे समझाया। और साथ ही मैं आज एक बात और कहना चाहूँगी, हमारे सारे पत्रकार बंधु, जो भावी पत्रकार बंधु हैं, उनसे इस बात को कहना चाहूँगी कि अंग्रेजी पत्रकारिता में मैंने एक चीज़ देखी है, ये आपको मानना पड़ेगा कि मेरे ऊपर जो बहुत क्वालिटी लेखन हुआ वो हिंदू में हुआ 3-4 बार, हिंदू पे, इंडियन एक्सप्रेस पे हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया में हुआ, HT पे हुआ, जिसे कहा जाए कि डिटेल्ड, और हिंदू में सबसे अच्छा हुआ। वहाँ पे जिन्होंने मुझसे टाइम लिया, एशियन एज में हुआ, जिन्होंने भी मुझसे समय लिया, दीपा हैं हिंदू की, बहुत सारे लोग हैं, और उन्होंने समय लिया मुझसे, समय लेकर के पूरी बात की, और एडिटोरियल्स में, बाकायदा एडिटोरियल्स में छापा, और एडिटोरियल्स में छापा 5-6 कॉलम के साथ छापा। दीपा वर्मा, मैं वही नाम ढूंढ रही क्योंकि मैं सबका ले रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि कोई इसमें
छूटे ना। अनुराधा हैं, बहुत सारे लोग, और उन्होंने सब ने बड़ा आर्टिकल और आद्योपांत मैंने सोन चिरैया स्थापित की। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं बाकी लोगों को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला रही थी, लेकिन दिल्ली हिंदू से मेरे पास फोन आया कि ये आपने कौन सी संस्था लोक कलाकारों के लिए बनाई है, हमें इस पर पूरा एक राइटअप करना है। एंड ऑल एडिशंस में बड़ा फुल पेज गया। तो ये कहीं ना कहीं एडिटर्स की भी सोच है कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। ये आप लोग अब आज की तारीख में एडिटर्स खाली तय करेंगे नहीं, ये आप लोग भी तय करें। आप दृष्टि बदलिए उनकी। जैसे मैंने जब लोकगीत गाना शुरू किया तो डिमांड कुछ और थी, कंगवा में सोहेब, वो अलग माहौल था। और मैंने कहा नहीं, हम तो गाएंगे कोहबर के गाने, हम तो सोहर सुनाएंगे, बहुत सारी चीजें सुनाएंगे, अपने श्रोता बनाएंगे, हम परंपरा के गीत गाएंगे, उसमें हम झूमेंगे भी, नाचेंगे भी, लोगों को नचवाएंगे भी, अभिनय भी करेंगे। लेकिन हम लीक से अलग चलेंगे, हम वो दिखाएंगे जो मुझे लगता है कि बात सामने आनी चाहिए। बाकी एंटरटेनमेंट बहुत लोग कर रहे हैं, और कहते कहते उसके लिए जगह बनी, मंच बन गए, हमारे लिए श्रोता बन गए। तो आप भी जब पत्रकारिता करें, आप जब लिखें, तो अपना दायित्व और पूर्वजों के, अपने पुरखों के प्रति इसको एक ऋण मान करके इसके लिए जगह बनाइए। पढ़िए, भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में पढ़िए, गाथाओं के बारे में पढ़िए, कैसी कैसी गाथाएं कभी कही नहीं गई। आल्हा का तो खाली नाम है। कुसुमा के बारे में पढ़िए, वो कुसुमा जिसको कि मिर्जा हर के ले जाता है, घोड़े में बैठा करके, चलो तुमको मैं 7 समंदर पार लेके जाऊंगा, और कुसुमा कहती कि नहीं, और अंतिम बार गांव की सीमा पे उतर के कहती कि अपने सागर का जल पीने दो मुझे, और फिर जल समाधि ले लेती है, जाती नहीं उसके साथ, पद्मावत जैसा। ये गाथाएं हमारे यहाँ लोक गीतों में हैं, इन पे काम कीजिए, क्योंकि आप लोग युवा हैं, और ऐसे गीत यदि कलाकार गा रहे हैं तो उनको सामने लाइए। और एक सवाल पत्रकारिता में पूछना बंद कर दीजिए कि आजकल देख रहे हैं कि युवा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। दूसरा सवाल कि भोजपुरी में या उसमें गीतों में, लोक गीतों में जो अश्लीलता आ गई, उसके बारे में आपको क्या कहना है? ये 2 सवाल जो पत्रकार पूछता, मैं जान जाती हूँ कि ये दबाव है उसके ऊपर, कमर्शियल, इन चीजों को या तो कहने का। अन्यथा यदि आप वाकई जिज्ञासु, जुझारू और जानकार पत्रकार हैं, तो आप स्वयं अपनी लेखनी से आप नई लकीर खींचेंगे, इतनी बड़ी कर देंगे कि उधर कोई देखेगा ही नहीं। बहिष्कार करिए लिखने का। ऐसे जो छिछोरा गाते हैं उनको लिखिए मत, ये आपका निर्णय होना चाहिए। आप धीरे धीरे स्पेस क्रिएट करिए कि 2 कॉलम की खबर 3 कॉलम में कैसे बनेगी। जो गीत गाएं उसकी व्याख्या कर दीजिए 5 शब्दों में। मैं उन लोगों को बताती हूँ, जब हमारे सोन चिरैया के साथ जो हमारे लोक कलाकारों के कार्यक्रम होते हैं, तो मैं अखबार वालों को फोन करती हूँ कि आइए इनसे जरा पूछिए कि जो उन्होंने मादल बनाया है, ये खुद बनाते हैं, कैसे बनाया इन्होंने मादल। हमने जब अभी हम लोग सेव द रूट्स का कार्यक्रम चल रहा है, सेव द रूट्स में हम लोग कलाकारों की और वादक कलाकारों की सहायता कर रहे हैं, उनको धनराशि दे रहे हैं जो इस समय कोरोना के कारण घर बैठे। मुझे किसी पत्रकार का फोन नहीं आया कि इस पे एक स्टोरी करना चाहते हैं। हम लोगों ने 31 लाख रुपए खर्च इकट्ठा किया है और 200 कलाकारों की सहायता कर चुके हैं। और जानती हूं मैं, कोई अंग्रेजी अखबार से ही आएगा कि इस पे हम स्टोरी करेंगे। ये दृष्टि में हम लोग कहाँ चूक जाते हैं, सोचिएगा। समाज में कहाँ पर हम कहानियां नहीं ढूंढ पाते कि किन चीजों को सामने लेकर के आए। तो मुझे यही कहना है। और चूंकि समय हो रहा है, आप लोगों के सवाल भी अब यहाँ लूंगी क्योंकि विषय इतना बड़ा है। और सबसे बड़ी बात अंत में जो आज ये कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जितना नकटौरा और बुलौआ होता था, उसके जितने भी गीत आप सुनेंगे उसमें आप देखेंगे कि सबसे बड़ा तो हमारे यहाँ जो संवाददाता का काम हमारी पुरखिनें करती थी। जितने लोकगीत आप यदि गाएं और सुने तो उनमें आप देखेंगे कि
वही अगले बहू में क्या हो रहा है, चार पड़ोसिन के बगल में क्या हो रहा है, गीतों में ढाल करके वो इन चीज़ों को कह देती थी। तो लोग हंसी मजाक भी उड़ाते थे और लोग कहते भी थे कि भाई देखो फलानी अब आई गई, अब पूरे गांव में सब लोगों तरह खबर अब पहुंच जाए। तो गाना ना ऐसा गाती, अब जब वो गाए, अरे मोरी चंद्र बदन ये लागा, मोरी आजा दुलारी ये लागा, मोरी अम्मा दुलारी ये लागा, पड़ोसियों का भी नाम, सबका नाम, ब्याह गाएं कि चाहे नकटौरा गाएं, किसके घर पे क्या हो रहा है, किसके घर कैसी परिस्थिति, किसकी सास बहू को प्रताड़ित कर रही, वैसे गाने गा दिए और ऐसा लहक के कह देती थी कि नाम लेके भी बोल देती थी, गारी के रूप में भी गा के सुना देती थी। तो उनसे बड़ा, हमारी जो पुरखिने थी, उनसे बड़ा कॉरेस्पॉन्डेंट कोई नहीं था कि वो जस का तस जैसा था वैसा बोलती थी। वो बुरी बनेंगी ये नहीं सोचती थी, क्योंकि गा करके कही जाए तो गारी भी प्रिय लगती है। एक दो पंक्ति बस गा करके आज्ञा ले रही हूं। काहे को ब्याही विदेश, अरे लखिया बाबुल मोहे, काहे को ब्याही विदेश, अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार संजय द्विवेदी जी का।